मोहन सर को नमस्कार। मैं राजीव बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। जी हाँ जी सर। मृदुभाई एडवोकेट जी, आप कार्यक्रम आप शुरू कर सकते हैं। हाँ सर. माती आणि माता. माती आणि माता फरक आहे विलांटीचा. एक जन्म देते तर दुसरी कुशीत घेते. अशा या माती आणि मातीच्या चरणास स्पर्श करून आजचा हा कार्यक्रम मी सुरू करत आहे. स्वागतम स्वागतम स्वागतम. ISM सुस्वागतम. ISMP लखनऊ आयोजित आज का जो प्रोग्राम लेक्चर आयोजित किया है उसके चेयरमैन सम्माननीय चंद्रशेखर जी, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम को, व्याख्यान को, लेक्चर को जुड़े हुए सभी ISMP सम्माननीय पदाधिकारी और सभी मीडिया पत्रकारी योग का मैं गांधी व विनोबा जी की कर्मभूमि रही वर्धा नगरी से आप सबका नमन, अभिवादन और स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में अभी उपस्थित प्रमुख अतिथि व्याख्याता, वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय संस्कृति के श्री मोहनलाल मिश्र धीरज एडवोकेट साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज का जो विषय है वो है मनोरंजन वेबिनार श्रृंखला की दूसरी लड़ी में गीत, लोकगीत व संगीत भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में इनके निहितार्थ। आज का जो व्याख्यान रखा गया है और हमारे साथ में मुख्य वक्ता, साहित्यकार व कवि श्री मोहनलाल मिश्र धीरज एडवोकेट साहब, इनको मैं गुजारिश करूंगा और स्वागत करता हूँ कि वो हमको विभिन्न अंग मनोरंजन, गीत, लोकगीत, संगीत इसके बारे में मार्गदर्शन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय चंद्रशेखर जी, जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी है, मैं उनके प्रति आधार भाव व्यक्त करता हूँ। और कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे रामध्वज जी और हमारे साथ जुड़े राजीव रंजन जी, मैं सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं भारतीय संस्कृति के विषय को लेंगे। तो भारतीय संस्कृति जो है, ये मेनी एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन कल्चर सच इंडिया रिलीजियस। इसमें हम बड़े विनम्र भाव से कहेंगे हमारा देश धर्म पर है। हम धर्म से ही प्राप्त करते हैं और इसमें परंपरा भी जुड़ी होती है, त्योहार जुड़े होते हैं, भोजन पद्धति जो हमारी जुड़ी होती है, ये हमारी संस्कृति में। तो भारतीय संस्कृत का जो मूल उद्देश्य है वो वसुदेव कुटुंबकम है। पूरे विश्व को अपना घर समझना, ये इसका मूल उद्देश्य है। यही वैदिक काल में भी था और इसके कंसेप्ट में यही है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। Have this feeling, all should be happy and healthy, no one should suffer in the least। कोई भी व्यक्ति समाज का कोई दुखी ना हो, सुखी हो, ये एक परिकल्पना है और ईश्वर से प्रार्थना है। ये ऋग्वेद से लिया गया है और उपनिषद में भी इसका आता है। तो मूल ये जो हमारा तत्व है भारतीय संस्कृति का, ये है। अब मैं इसी क्रम में जो मनोरंजन की बात आती है, मनोरंजन के कई आयाम होते हैं लेने के। वर्तमान समय में जैसे सिनेमा है, टीवी है, त्योहार है और तरह तरह के संगीत है, ये बहुत है। इसी में धर्म कला, वास्तुकला, साहित्य, संगीत, नृत्य, विभिन्न शैलियां। तो मेरा कहने का आशय यह है कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही, विविधता में एकता। हमारे पूरे देश में अलग अलग जो प्रांत हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग धर्म हैं, वो सब में एक विविधता में एक एकता होती है, वो राष्ट्र की एकता होती है। हमारे यहाँ
1400 बोलियां और 22 भाषा अलग अलग। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये विभिन्नता के बाद भी हम लोग एक हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष है, वास्तव में हमारा धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि धर्मपरायण है कि सब लोग अपने अपने पद्धति के अनुसार पूजा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आपके हिंदू हैं भाई, उनका अपना मंदिर है, उनका एक अपना कल्चर है। इसी के जैसे जो है मोमडन्स है, उनका कुरान शरीफ जो है ग्रंथ है, या हिंदुओं का वेद है, गीता है। इसी तरीके आपके जो ईसाई हैं, बाइबिल है, मुस्लिम्स हैं, जितने कई हैं, जैनीज हैं, बौद्ध हैं, ये सब अलग अलग हमारे ही ये भारतीय संस्कृत के ही भाग हैं। इनको डिफरेंस रूप से हम देखते हैं। तो भारतीय संस्कृति की में एक सबसे बड़ी विशेषता ये कि मेरे अपने विचार में, जहां तक मेरा अध्ययन है, कि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है। जो तो यूनान, रोम, मिस्र और चीन के समान हमारी प्राचीन जो है संस्कृति, वो भारतवर्ष है, भारत है। भोजन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम क्या भोजन करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं। इसी तरीके हम जब मंदिर में जाते हैं तो उनकी एक व्यवस्था होती है, उनका पालन करते हैं, वहां प्रार्थनाएं करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि रोजमर्रा के साथ, डेली रूटीन के साथ जो हमारे त्योहार की परंपरा है, ये संस्कृत की रीढ़ है, बैकबोन है। त्योहार में तरह तरह के त्योहार होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, और ये सभी लोग मनाते हैं। उसमें विशेषता ये है कि उसमें मनोरंजन भी जुड़ा होता है, एक उत्साह होता है कि हम लोग जो है दशहरा का त्योहार मनाए, दीपावली का, होली है, उसका उद्देश्य होता है कि हम लोग एक साथ मिलकर कुछ करते हैं। जैसे मुस्लिम जो ईद मनाते हैं, क्रिश्चियन जो है अपना बड़ा दिन मनाते हैं। तो ये हमारे जो एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन कल्चर में ही आता है। और इसमें सबसे बड़ी बहुत महत्व की बात है कि धर्म की बात। तो धर्म की बात में मैं ये कहूँगा कि हमारा एक तो ये है वज्र कुटुंब का है कि सभी संसार का व्यक्ति हमारा ही परिवार है। इसके लिए मैंने अभी आपको कोट किया था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावः। ये हमने आपको बताया था, ये देखिए। दूसरी बात यह है कि मैं स्पेशली आई ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल चंद्रशेखर जी कि हमारे यहाँ जो कवि हुए हैं या दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने सर्वप्रथम जो है मंगलाचरण की बात की और क्या होता है। मैं ये हनुमान चालीसा जो हमारे संत हैं तुलसीदास ने लिखी है कि श्री गुरुचरण सरोज निजमन मोकर मुस्कान वर्णो वर्गवर विमल से, जैसे ये उन्होंने लिखा। ये हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति है। इसमें यह है कि पॉलिशिंग द मेरा माइंड with the pollen dust of the Guru's lotus feet, I have pursued to unblemished glory of the Ram, unblemished glory। तो राम से तात्पर्य उससे है, परमपिता से है, कि जो अनब्लेस्ड glory है, उसकी जो कीर्ति है, उसमें कहीं भी कोई भी नहीं। लेकिन ये क्या करता है, ये जो है bestowing the accomplished, ये 4 चीजें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये उसमें दिया है कि ये चारों चीजें देता है। यही हमारा उद्देश्य है और यही जीवन का हिंदुओं का ये है, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसी के अंतर्गत हम लोग अपना जीवन, इसी में आता है। आपका वर्ण व्यवस्था उन्होंने दे दी, अलग अलग 4 भागों में बांटी। ये हमारे जीवन की शैली है, इसको ये बात। तो अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये वैदिक काल, प्राचीन काल की बात थी। लेकिन बाद में जब हमारी सरकारें बदली, मतलब जब मुगल पीरियड आया, उस समय हमारे हिंदुओं की जो संस्कृति है उसको जो है लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, हरास करने की। इसके बाद जब ब्रिटिश संस्कृति, ब्रिटिश सरकार आई, तो उसने अपने ढंग से हिंदू संस्कृति को लेट डाउन किया अपना,
मैकाले ने एक जगह कहा था कि अगर देश किसी को बर्बाद करना है तो वहां की संस्कृति को आप जो है बर्बाद कर दीजिए। तो हमारे यहाँ जो अंग्रेजियत आ गई, हम लोग जो उनके जो कल्चर उसको अडाप्ट करने लगे, अंग्रेजी को अधिक महत्व देने लगे, अपनी संस्कृत भाषा को इतना महत्व नहीं देते। तो धर्म को पीछे ढकेल दिया, धर्म पीछे हो गया और ये सेकुलर की बात आई। लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो मौलिक रूप से अगर आप देखें तो जो मूल आत्मा है वो ये है कि परिवार की एकता। पहले जो है हमारा परिवार था, एक होता था, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आई तो उसने जो है सेपरेशन की बात की, परिवार तोड़ा। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आदरणीय चंद्रशेखर जी से ये जो है शेयर करूंगा कि वर्तमान समय में हम लोग सिर्फ शहरीकरण हो गया, शहर की ओर हम लोग भागने लगे। हमारे जो कौशल जी आ गए हैं तो इसलिए मैं उनका भी ध्यान चाहूंगा, आदरणीय कौशल जी का, क्योंकि ये तो हमेशा जो है जंगल में मंगल करते रहते, हम लोगों को छोड़ देते थे। तो विशेष रूप ध्यान देंगे जो हमारा परिवार है वो टूटने लगा। जैसे हमारे कौशल जी जो है वर्धा चले गए, हम उन्नाव आ गए, कोई बॉम्बे चला गया, कोई बोल गया। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति को एक चोट पहुंची है ये ब्रिटिश काल, क्योंकि हम लोग कोई जैसे त्योहार की बात है, कौशल जी शेयर करेंगे कि जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता था या कोई ऐसा होता था तो पूरे परिवार के लोग जो भी हमसे संबंधित एकत्रित होते थे, और जब एकत्रित होते थे एक दूसरे के दुख सुख और उसकी बात करते थे। यहाँ पर सर्वे भवन सुखना की भावना आती। ये इसके बाद जो है मैं आदरणीय चंद्रशेखर जी का ध्यान चाहूंगा कि जो हमारी जो शैली है, आपकी गीत है, लोकगीत है, फोक सॉन्ग्स हैं और तरह के हैं, तो इसमें जो है इसमें लोकगीत में सोहर है, सरिया है और भी जो है बंजारा गीत है, कजरी है, अवधी गीत है। तो आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ महिलाएं जो है जब चक्की में आटा पीसती थी तो गाना गाती थी, पानी भरने जाते थे तो एक गीत होता था वो भी करते थे, प्रातः काल जो है रात फेरी होती थी। ये भारतीय संस्कृति के ये आयाम है। अब आता है संगीत के लिए। संगीत भी अलग अलग डिफरेंस के है, लेकिन जब यह है, एक तो शास्त्रीय संगीत है, दूसरा होता है सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत, इसमें भी ब्रांचेस हो गई, इसमें घराने हो गए, अलग अलग तरह की विधाएं आ गई। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हम सबका ध्यान चाहेंगे कि जो पाश्चात्य सभ्यता का जो संगीत है वो जो है नाभ से के नीचे की तरफ जो है इंस्पायरेशन देता है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो नाभ से ऊपर तक मस्जिद कर देता है। ये दोनों भारतीय संस्कृत और पाश्चात्य संगीत में ये अंतर होता है। हमारा संगीत जो है आपको शांति प्रदान करता है, आपको ऐसी अवस्था में ले ब्रह्मा मिल जाता है। जैसे एक शब्द था ओम, ओम हमारा प्रणय भी है, और इसकी साधना से व्यक्ति जो है उस आत्मा से परमात्मा तक पहुंचता है। तो यहाँ भी है कि जो आत्मा है और परमात्मा तक पहुंचने का ये भी हमारे जो भारतीय संस्कृति है या कल्चर है उसमें भी इसको डिफाइन किया गया है कि हम कहाँ से क्या करते हैं। जैसे गीता में पुस्तक पहुंचे तो उसमें ये भी चीज आई है, आपका यम नियम प्राणायाम और मोक्ष साल्वेशन। तो ये चीज एक क्रम, तो ये भारतीय संस्कृति के ये आयाम है। इसके बाद में ये मैं ये कहूंगा कि जो हमारे यहाँ कुछ ऐसे बौद्धिस्ट हैं, हिंदूस हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, और भी जो भी हैं ट्राइब हैं, जो मैं कौशल जी आप जानते होंगे जो जंगली जातियां होती हैं, जो जनजातियां होती, उनका भी एक अपना कल्चर है, लेकिन वो अपने भारतीय संस्कृत से जुड़े हुए हैं, उनकी भी अपनी एकता है, उनके भी वो कल्चर है। तो इसमें विशेष बात यह है कि हम लोगों में विभिन्नता होते भी एकता है, यानी यूनिटी है, ये हमारे पूरे इसका ये है। और समय काल के अनुसार हम लोगों में बड़े परिवर्तन है, और आज की आधुनिक स्थिति में हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज्यादा बढ़ गए, और ये आभासी दुनिया ने हमको, विज्ञान ने हमको ये तो है कि समय कम कर दिया, दूरियां कम कर दी
लेकिन जो एक आत्मीय भाव होता है, जो मैन टू मैन मिलकर करते हैं, उसमें कमी है। ये आभासी दुनिया की, विज्ञान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो है एक आत्मभाव है। मैंने इसलिए आदरणीय चंद्रशेखर जी ने एक बात कहा था कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े, और जुड़ने के बाद जो एक आत्मीयता है, एक दूसरे के सुख दुख की बात करें। लेकिन अब सुख दुख की बात जो है केवल फॉर्मेलिटी रह गई है, हम फोन से कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो ये जो एक आया है जो भारतीय कल्चर, उसमें एक दोष कहिए या कोई ये समय काल के परिवर्तन जो होता है, क्योंकि जो है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर है, ये तो है, परिवर्तन होता रहता है। तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वर्तमान समय में जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो क्षतिग्रस्त हो रही है। क्षतिग्रस्त किसी भी तरह जो हमारे प्रदर्शन होते हैं और भी होते हैं, पिक्चर्स बनती हैं और बनती हैं, तो उसमें कुछ ह्रास हुआ है। एक आत्मीयता का एक जो भाव होता है, उसका जो है नैराश्य की ओर हम लोग गए। तो मैंने करीब करीब सभी तत्वों को, और ये लोकगीत की बात तो रह गई थी। लोकगीत जो है फोक सॉन्ग्स होता है, जो सामूहिक गाया जाता है, वो क्षेत्र के लोग होते हैं, वो मिलकर एक साथ भी गाते हैं। जैसे जनजातियां हैं और भी लोग हैं, तो उन्होंने मतलब इसको जो है लोक संगीत के उसमें जो है ये लोग गाते रहते हैं। और इसमें जो संगीत की बात हो रही थी, संगीत में वोकल भी होता है, इंस्ट्रूमेंटल भी होता है। तो संगीत जीवन को एक गति देता है, एक मनोरंजन देता है, कि मनोरंजन वाली बात आई थी। तो संगीत में इतनी शक्ति होती है कि वो मुर्दे में भी जान डाल सकता है, इतनी है। और संगीत ऐसा भी होता है जो बीमार व्यक्ति है उसको भी ठीक कर देता है। और संगीत ऐसा भी होता है कि जो आप में जोश भर देता है। आपको ये होगा जैसे जब आर्मी में लोग लड़ने जाते हैं या पहले जाते थे, तो अलग अलग तरह के संगीत या वाद्य बढ़ाए जाते थे। इसी तरीके जब शोक होता था, शोक गीत अलग तरह से होते थे। तो संगीत का भी एक बहुत बड़ा बढ़ाव है, उसके भी अपने अलग अलग है। लेकिन संगीत से लोग उपचार भी करते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें। ये जो आपका आज का टॉपिक रखा चंद्रशेखर जी ने, वो तो इतना बृहद रख दिया है कि एक दूसरे को जोड़ दिया है, कि जैसे हमने देखा कोई परीक्षक होता है, जब वो कोई पेपर सेट करता था, तो उसमें ऐसे ऐसी चीज डाल देते थे कि विद्यार्थी जो है उसमें चकराता रहे। वो चंद्रशेखर जी ने इसमें काम किया है, इसमें जो ये रखा। चंद्रशेखर जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ इसके लिए। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूंगा कि सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल साहब, एडवोकेट। आपने अष्टांग योग, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, सर्वेत्र सुखीन संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि क्वच्छन्तु महा क्वच्छन्तु, यानी सबका भला करो यही आवाज करेंगे। ये इसमें सबको शांति, सबका भला और मनोरंजन, संगीत और विभिन्न अंग लोक संगीत, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमको दी करके हम ISMP वेलफेयर चेयर के तरफ से मैं एडवोकेट बोरकर और आप सभी का, और सभी चंद्रशेखर जी साहब, इन्होंने भी बहुत अच्छा विषय रखा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथ में दूसरे प्रमुख अतिथि साथ में है, वो है राजीव रंजन जी। इनको मैं गुजारिश करता कि वो भी आज का जो विषय है भारतीय संस्कृति और गीत, लोकगीत, संगीत, इसके बारे में हमको मार्गदर्शन करें। माननीय राजीव रंजन साहब। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आदरणीय मंच को समवेत नमस्कार है। और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय मोहनलाल सर को सुनने के बाद अतिरिक्त कुछ कही हुई बात को ही दोहराना होगा, लेकिन चूंकि आपने आग्रह किया है तो यह विषय इतना मौजू और जरूरी है कि मैं जरूर एक दो बातें इस पटल पर रखने की कोशिश करूंगा। मनोरंजन हमारा जो समाज है, हमारा जो भारतीय समाज है, उसका बैकबोन है, रीढ़ है। हमारा समाज है तो
अपने उत्साह को, अपने कुतूहल को, अपनी जिज्ञासा को, अपनी शांति को, अपने आनंद को, तमाम तरह के जो मानवीय पक्ष हैं उनको जाहिर प्रकट यानी अभिव्यक्त करने का एक सुखद और सच्चा माध्यम है। और इस मनोरंजन में सामूहिकता है, उत्सव धर्मिता है, उल्लास है, आनंद है, तमाम तरह के रंग हैं, जिससे भारतीयता की छवि बनती है, एक इंद्रधनुषी स्वरूप बनता है। और इसी से भारतीय संस्कृति को समझा जाना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में ये जो उदात्तता है, ये जो सौंदर्य बोध है या लोक रंग है, वह कितना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, चूंकि मैं अरुणाचल प्रदेश में हूँ और यहाँ रहते हुए मैंने देखा कि गीत, लोकगीत, संगीत कैसे यहाँ के समाज, यहाँ के संस्कृति में है तो अंदर तक बैठे हुए हैं। आदरणीय मोहनलाल सर ने कहा कि है तो गीत संगीत ऐसी चीज होती है जो मुर्दे में भी प्राण भर देती है, जान भर देती है। यह संगीत एक ऐसी चीज है जो कि रोगी काया को भी निरोगी बना देती है। उन्होंने यह भी कहा कि संगीत हमारे यहाँ उपचार का भी एक सहज और सशक्त यानी जरूरी माध्यम रहा है। तो हमारे यहाँ या अरुणाचल में जहाँ मैं हूँ, यहाँ की संस्कृति जो कि जनजातीय समाज है, जिसकी ओर मोहनलाल सर ने इशारा किया, कि जो भारत का आदिवासी समाज है उसकी जो अपनी उत्सव धर्मिता है, उसके जो अपने लोक रंग है, उसमें गीत संगीत आत्मा की तरह गुथे हुए हैं। और मैंने भी महसूस किया है कि यहाँ कोई भी पर्व त्योहार, एक तरह से यह उत्सवों का समाज है। हर साल है तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक उत्सवों की फेहरिस्त होती है, त्योहारों की फेहरिस्त होती है, और अलग अलग जनजातियां अपने अपने त्योहारों पर मनाते हैं। बड़े दुख के साथ यह बात कह रहा हूँ कि कई बार हम होली, दशहरा, ओणम और मुहर्रम और ईद की बात करते हैं, लेकिन हम अपने जो अलग अलग राज्य की अपनी जो सांस्कृतिक है तो वहाँ के पर्व त्योहार है, उनको उनकी चर्चा या उल्लेख करना भूल जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ निसी समाज है तो वह न्योकुम मनाता है। इसी तरीके से है तो हमारे यहाँ आदि समाज है, आदि जनजाति का समाज है, तो वो लोग है तो सोलुंग मनाते हैं। इसी तरीके से गालो जनजाति है तो वो मोपिन मनाती है। तो कई तरह के, जैसे मोनपा समाज है तो लोसर मनाते हैं। तो ये सारे जो पर्व त्योहार हैं वो समाज को एकजुट करने का, यानी कि विविधता में एकता के रंग भरने का काम करते हैं, जैसा कि मोहनलाल सर ने है तो अपने वक्तव्य में कहने की कोशिश की और इस पर बल दिया। तो मैं देखता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का जो जनजातीय समाज है वह गीत संगीत से के माध्यम से अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को जाहिर प्रकट करता है। सबसे अच्छी बात तो यह कि यहाँ नृत्य की श्रृंखला है, पुनुंग नृत्य है, देलोंग नृत्य है, टापू नृत्य है, बुया नृत्य है और रिकमपादा नृत्य है। तो ये सारे नृत्य अरुणाचल की संस्कृति को एक भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के आलोक में एक सुखद और सच्ची पहचान देते हैं। इस रूप में देखा जाए तो हमारे यहाँ गीत संगीत, लोकगीत की जो आत्मा रही है, वो चाहे सोहर के रूप हो, गाली के रूप में हो, कजरी के रूप में हो, हमारा जो उत्तर भारत का समाज है जिन रूपों में जीता रहा है, उससे यह मालूम पड़ता है कि गीत संगीत का हमारे भारतीय समाज से नाभिनाल संबंध है। मोहनलाल सर को मैंने सुना और इसी बीच में आपने मुझे भी 2 शब्द कहने का अवसर दिया। मैं अपनी ओर से इस मंच को प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही इस पूरे संयोजन के जो मुख्य कर्ता हैं, जिनके चुंबकत्व में हम सब इस मंच में जुड़ते हैं, वे हैं चंद्रशेखर सर। चंद्रशेखर सर आज के समाज को दिशा दृष्टि देने के लिए ऐसे ऐसे मौजूद और जरूरी विषय लेकर के आते हैं, जिसका आस्वाद हमारी नई पीढ़ी को लेने की जरूरत है। नई पीढ़ी को चाहिए कि ऐसे ऐसे विषयों का सहभागी बने, श्रोता बने और उनके माध्यम से अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करे, और यह मानवीय सद्गुण उन्हें बेहतर की ओर ले जाएगा। आप सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन साहब, अरुणाचल प्रदेश से। आपने आज का जो विषय था भारतीय संस्कृति विभिन्न अंग
और इसके बारे में आपने बहुत अच्छी हमको जानकारी दी और अनेकता में विविधता में एकता और भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन किया। इसलिए ISMP वेलफेयर चेयर के तरफ से मैं आप सभी का और आप सभी पत्रकारों का और मोहनलाल साहब का उसके बाद में प्रमुख अतिथि के रूप में वो हमको अच्छा नॉलेज दिया और राजीव रंजन साहब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथ में जुड़े अभी मिश्रा साहब है वर्धा से, उनको भी मैं भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंग के रूप में मनोरंजन, गीत, लोकगीत और संगीत, इसके बारे में 2 शब्द मार्गदर्शन हमको बताए, ऐसी मैं उनको गुजारिश करता हूँ। आदरणीय मिश्रा साहब। कौशल जी, आपका माइक ऑन नहीं है। मेरे अग्रज श्री आदरणीय मोहनलाल जी ने इतना सारगर्भित, जितना भी मैंने सुना मेरे हिस्से में आया, इतना कुछ बता दिया है उसके बारे में कि बड़ा सुंदर ढंग से उन्होंने विशद किया उसको, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और हमारे चेयरमैन श्री चंद्रशेखर जी, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं, मोहनलाल जी को भी प्रणाम करता हूं। और राजीव रंजन जी ने जो विशद किया अभी, वो जनजातियों के संबंध में अरुणाचल प्रदेश के, तो वो भी एक सारगर्भित बात थी, उन लोकगीतों के बारे में, संगीत के बारे में और जनजातियों में, और जो लोकगीतों का प्रसार और संगीत का प्रसार उनका जो जनजातियों में और जंगलों के बीच में रहने वाले लोगों के बीच में हुआ, उतना शहरी इलाकों के आसपास या शहरी इलाकों में कभी नहीं हो पाया। ये लोकगीतों के संबंध में तो मैं ऐसा कोई डिटेल, कोई ऐतिहासिक को नहीं जानता, परंतु हमारा उन्नाव जिला, तो उसके लोकगीतों के संबंध में मैं जब छोटा था, जब से देख रहा हूं कि कुछ दूसरी चीजों से हटके थोड़ा सा लोकगीतों और उसके संगीत के बारे में था, जो वहीं से ओरिजिनेट हुआ था और वहीं पर वो वापरा जाता था, खासकर उन्नाव जिले में, फतेहपुर जिले में और आपका कन्नौज में। तो ये ऐसा होता था कि जैसे हमारे यहाँ भात की प्रथा होती थी एक, माने कहीं बारात जाती तो कहीं ठहरने के लिए जगह नहीं रहती थी, छोटे छोटे गांव रहते थे, तो वहां पर अमराई बहुत बड़ी रहती थी, तो वहां पर भात वगैरह का एक वो होता था, एक अनुष्ठान शादी में जो रहता है। तो वहां पर जब मैं, अभी तक मैं 10-12 साल का होऊंगा, तो उनका वहां से जब जाते थे वो घर की तरफ दुल्हन के, तो उनका वाद्य भी लेके आते थे एक दो कोई वहां गांव के, तो वो बड़े सुंदर ढंग से बजाते थे। उसके कानों में अभी तक लय जो है, वो कानों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच करती है वो लय। दूसरा ये देखा मैंने, धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा ये देखा मैंने कि हमारे गांव में ये उर्दू जानने वाले जो लोग थे, जो मुस्लिम समाज के लोग थे, वो पहले यहाँ जाते थे, आपके अरब कंट्रीज में नौकरी के लिए जाते थे, तो उनके घर 1-2 महीने के लिए आते थे और उनके घर में कोई नहीं रहता था, वो माने कमाने खाने के लिए जाते थे, साल साल भर में वापस आते थे। तो लोकगीतों की जो प्रथा है, मैंने देखा मुस्लिम समाज में भी वो वहाँ के जो लोकगीतों की जो श्रृंखला रहती है, खासकर सावन में, श्रावण मास में, या कुछ माने जो बसंत की ऋतु में भी कुछ रहती है, तो गाते बजाने का जो सिलसिला था वहां पर, वो मुस्लिम समाज भी उसको अंगीकार करता था और बड़े खुशी से सब माने लोकगीतों का गायन करते थे। तो ये 2 चीजें जो हैं वो मन में बैठ गई कि पहले ऐसा था सब कुछ, एक हरा भरा सुनहरा, और अब धीरे धीरे वो
कौन सी लय में खत्म हुआ मालूम नहीं, लेकिन लय में तो धीरे धीरे आधुनिक बनने के चक्कर में सब खत्म हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आदमी का जब माने धरती पे इंसान आया होगा, उसके कई सालों बाद या कई सदियों सदी बाद जब उल्लास, प्रताड़ना और ये सब उसके मन में विचार चक्र में आया होगा, तो उसी समय लोकगीतों का जन्म हो गया। ये एक आर्कियोलॉजिकल सिस्टम मानेंगे हम लोग कि कोई रचयिता या कोई ये ऐसा उसको नहीं देंगे। आकाश की अनादिपना और धरती का ममत्व और हवा का डोलना और उसके बीच में ये जीवन अनादिकाल में, तो उससे वो जो एक मनोवैज्ञानिक जो एक को पढ़ता है, उन सबके बीच में से ही लोकगीतों की एक रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया होगा, स्फुरन हुआ होगा कोई समूह में, और उससे ये लोकगीतों की रचना जहां तक मैं समझता हूँ हुई होगी। इसको हम देव योग भी बोल सकते हैं। और देखा यह गया है कि लोकगीत, संगीत और नृत्य, ये तीनों हरदम कंबाइनेशन में देखा मैंने। जैसे हमारे महाराष्ट्र में देखिए तीन उसमें है, एक पुआड़ा जो गाया जाता है यहाँ पर महाराष्ट्र में, वो वीर रस का बखान करता है और वो लोकगीतों में प्राचीन काल से शामिल है यहाँ महाराष्ट्र के। दूसरा लावनी नृत्य है, नृत्य के साथ जो गाया जाता है, माने नृत्य मुख्य है उसमें और गायन उससे नीचे है। तो लावनी जो गाई जाती है वो श्रृंगार रस का प्रतिनिधित्व करता है। और मंगला गौरी वगैरह करके, मंगला गौरी करके एक महाराष्ट्र में हमारे एक धार्मिक लोकगीतों का एक वो है, समूह है। तो उसमें ये धार्मिक अनुष्ठान जैसे संस्कार विधि वगैरह करते थे, वैसे ही भगवान गणेश की पूजा, इसकी मंगला गौरी की पूजा, ये सब करते हैं। तो धार्मिक उसमें ये सब होता है। तो जैसे आदरणीय मोहनलाल जी ने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम का ये सिलसिला है जो जो प्रदेशों प्रदेशों को जोड़े रखता है। तो भाषा कोई भी हो, लोकगीत कैसा भी हो, लेकिन उसका जो एक स्फुरन रहता है वो पूरे भारतीय समाज को जोड़े रखता है। चाहे दूर अरुणाचल में कोई बैठा हो, चाहे महाराष्ट्र में बैठा हो, उत्तर प्रदेश में बैठा हो, लेकिन क्या है, उल्लास और देव योग और ये प्रकृति का एक सिस्टम है जो पूरे भारत को लोकगीतों के द्वारा जोड़े रखता है। दूसरा, सिनेमा का एक बृहद कैनवास है, उसमें भी लोकगीतों का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ। जैसे ये मैंने देखा कि ये बंगाली का तर्जुमा जो है, ये आपका अब के बरस भेज भैया को बाबुल सावन में लीजो बुलाए, तो यही बंगाली की टोनिंग में जो है, बंगाली की भाषा में जो है, ये गीत कहीं ना कहीं ये वो मिलता था। दूसरा, गंगा मैया तो है पेरी चढ़ैयो सजना से कर दे मिलनवा हो राम, ये कहीं ना कहीं ये गंगा किनारे की संस्कृति से जुड़ा हुआ था। तो ये सिनेमा वालों का भी एक, उन्होंने बहुत दूर दूर तक लोकगीतों के संवरण में और उनको पहुंचाने में बहुत मदद किया। कई लोगों का ये मानना है कि भाई जैसे जर्मनी के कुछ भाषाविद हैं, उनका मानना है कि ये बहु उससे ओरिजिनेट हुआ है ये सब। अमेरिका के कुछ भाषाविद द्वारा ये वो हुआ कि ये एक बहुमुखी प्राकृतिक को है कि जैसे मन में उल्लास आया तो उल्लास से गीत बन गए और गीत से ये सब लोक गीतों का माने संवरण हुआ। अब हमारे यहाँ देखिए, ये एक
टाइगर का एक जो रहता है, व्याघ्र का एक डर रहता है, बंगाल में भी, सुंदरबन में भी, और यहाँ पर भी, महाराष्ट्र में भी। तो मैं पहले के जमाने से देखते आया, और बहुत पहले से होगा, मिडिएटेड काल से होगा, कि यहाँ शेर बनने की एक प्रथा थी। अब तो खैर धीरे धीरे टूट गई, लेकिन एक टाइगर बनने की एक प्रथा थी। माने आदमी टाइगर बनता था और लोगों के द्वार द्वार जाता था, नाचते थे। उसके पीछे जो वाद्य रहता था वो लोकगीतों की श्रृंखला में आता था, वीर रस की श्रृंखला में आता था कि और वही बंगाल में हालत थी, वही सुंदरबन के आसपास जो बंगाल टाइगर थे उनके बीच। तो इसका मतलब है कि जो जंगली जानवर हैं उनसे भी एक प्रकार का साम्य लोकगीतों में दर्शाया गया था। तो प्रबलता ये सब और लोकगीतों का जो सृजन हुआ है ये सब प्रकृति की ही माया है। अगर बहुत ज्यादा विद्वता, अगर बहुत ज्यादा हो उसमें उंडेल दी जाती है तो मेरे ख्याल से शोध कर सकते हैं लोग, लेकिन शोध कर सकते हैं लोग, लेकिन उसको और ज्यादा परिमार्जित नहीं कर सकते। जो है सो बहुत भला है, और उसको माने, और आजकल भी कोई अगर लिखना चाहे विद्वता का करके तो विद्वता नहीं, वहां पे जो प्रकृति का संवरण है वही काम आता है उसमें। इसीलिए और ज्यादा ढंग से अगर कोई नया कोई लिखना चाहे उसको तो कभी नहीं लिख सकता। उसका इतनी माने ह्यूमन में इतनी वही नहीं है कि जो लोकगीत प्राचीन समय से आ रहे हैं उनका और ज्यादा संवरण कर सके, और ज्यादा उनको संवार सके। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए लोकगीत, संगीत और नृत्य ये हम लोगों के बीच में जिंदा रहना चाहिए, और आगे आने पीढ़ियों के लिए भी ये सब धरोहर जिंदा रहे, जिससे वो एक प्रकार का जो ममत्व का जीवन रहता है, आह्लाद का जीवन रहता है, या दूसरों के प्रति माने अच्छे स्नेह भाव का जीवन रहता है, वो कम से कम उनमें जगे, और वो वासुदेव कुटुंबकम का ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग, वो सब बना रहे। यही बोल के मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं और अपना कहा हुआ समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल मिश्रा साहब, महाराष्ट्र वर्धा से। आपने लोकगीत, संगीत, लावनी, पोवाड़ा और वसुदेव कुटुंब पद्धति, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसलिए हम ISMP की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आभार मानते हैं। इसके बाद में हमारे साथ में प्रमुख अतिथि और हमारे आदरणीय चेयरमैन चंद्रशेखर साहब हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज का जो भारतीय संस्कृति और गीत, लोकगीत व संगीत, इसके विषय पर हमको मार्गदर्शन करें और अपना बहुमूल्य विचार हमारे सामने रखे। आदरणीय चंद्रशेखर साहब। धन्यवाद ताम्रध्वज जी। आज एक परंपरा हम यहाँ तोड़ना चाहते हैं कि संचालक ही केवल संचालित करके कार्यक्रम को समाप्त कर देता है। तो मैं चाहूंगा कि ताम्रध्वज बोरकर जी, आप में जो प्रतिभा है, जो आपके मन के अंदर जो सांस्कृतिक वैचारिक लहरें हैं, वो भी आपको उद्वेलित कर रही है। तो आप भी पहले इस विषय पर अपने विचार को रख लें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, अभी साहब ने मैं संगीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन जैसी राग है, राग अपने मन को शांत करता है। जैसे भूपाली राग है, यमन राग है, और अच्छे राग है। इससे संगीत एक उपचार है।
संगीत संगीत अपने को सिर्फ संगीत सुनने से अच्छा लगता है, तो संगीत भी एक उपचार की दृष्टि रखता है। यानी एखादी पेशेंट है और उसको अगर आपने जैसी भगवत गीता या रामायण या ऐसी कुछ सुनाई दी, तो कुछ समय के बाद उसको वो शांतता मिलती है और रोग से एक औषधि के रूप में वो संगीत का ये है। यानी जो भी मनोरंजन, भारतीय संस्कृति और गीत, लोकगीत, ये जो है, ये मोहनलाल सर ने जो बताया, तो मैं उनको समर्थन देता हूँ। और जो संगीत और भारतीय संस्कृति है, तो संस्कृति होने के बावजूद भारतीय विभिन्न संस्कृति होके भी हम एकता, अपना राष्ट्रीय एकता रखते हैं। कोई जैसी पोवाड़ा से अपने को ये मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और लोकगीत है, ये ऑटोमेटिक उनके मन में वो लहरें आ जाती है। तो ऑटोमेटिक जैसी परंपरागत पद्धति पहले थी, तो वो वहाँ पे जहाँ पे दलन वलन ये महिला ये थी, वो लोकगीत गा के ये करती थी। यानी संगीत जो है, ये संगीत से एक अपने को औषधि गुणधर्म अपने को मिलता है। तो आपने मेरे को मेरे शब्द कहने के लिए बुलाया और मनोगत व्यक्त करने का मौका दिया, इसलिए मैं आदरणीय चंद्रशेखर जी और ISMP की सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय चंद्रशेखर जी से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने विचार हमको मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत आभार ताम्रध्वज बोरकर जी। आपकी मातृभाषा भले ही हिंदी नहीं है, लेकिन जो आपके भाव हैं, जो आपने व्यक्त किए हैं, उसमें बहुत ऊर्जा है और वो सकारात्मक बदलाव की ओर ले जा सकती है हम सभी को भी। जितने लोग आप और हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो भी उनको ये विचार एक प्रेरणा का माध्यम बनेगी। सर्वप्रथम मैं तो केवल सुनना चाहता था। अपने आदरणीय मोहनलाल मिश्र धीरज जी को, तो उन्होंने तो सब कुछ कह दिया है कि गीत, संगीत और लोकगीत में कितनी ताकत है। इसके बाद तो कुछ नहीं बचता है। और उसके बाद हमारे डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी ने भी बहुत गहराई से इसका विश्लेषण किया और आदरणीय कौशल मिश्रा जी ने भी बहुत से दृष्टांत देकर इसके महत्व को प्रमाणित ही किया है। इसमें कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा मनुष्य समाज है, ये संगठित होने के पहले जो संगठन था इसका, वो अव्यवस्थित था और अन्यायपूर्ण था। तो जो जो हमारी संस्कृति में लोगों की जो समूह थे, समझ बढ़ी, त्यों तो उसमें निखार आना शुरू हुआ। उसके बाद ही, और संभवतः ये मूल आधार है कि अगर हम अपनी संस्कृति को, सभ्यता को विकास की ओर ले जाने में सफल रहे हैं, तो उसके पीछे जो हमारे जो राग हैं और जो संगीत है, उसका बहुत बड़ा
योगदान है, ये आधारभूत योगदान है। जैसा कि हमारी संस्कृति में जो विशेषताएं उभर कर सामने आई, उसके मुख्य कारणों में एक तो अपनी सुरक्षा को लेकर जो अज्ञात भय था, और उस अज्ञात भय से जो उनकी रक्षा हुई, तो उसके जिम्मेदार उन्होंने किसी अज्ञात शक्ति को ही माना और उन्होंने धारणाएं बनाई ईश्वर की या भगवान की, या उनके हर धर्मों में अपने अपने मत हैं कि उनके यहाँ कौन रक्षक बनकर उभरा। उसी तरह से जहां उनका एक समूह, अव्यवस्थित समूह था, उसको जोड़ने में, फिर बाद के समाजों को जोड़ने में, विकसित बनाने में आवश्यकता महसूस हुई कि एक दूसरे के साथ बातचीत होना और एक दूसरे की विशेषताओं को जानना, सुनना, ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। तो इसी का परिणाम ये है कि जो भी विशिष्ट जातियां, समूह, चाहे कहीं भी उन्होंने अपना विकास किया, उनकी अपनी भाषा थी, उनका अपना खुशी व्यक्त करने का एक अंदाज था, और ये बहुत सारी जो विशेषताएं रही, उन्हीं के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ाव हुआ और लोग एक दूसरे के साथ सहयोग के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सामूहिक विकास की अवधारणा शामिल है कि सभी का कल्याण हो, और हमारे भारत की जो सभ्यता रही है वो यही संदेश देती है कि इसमें विश्व के जितने भी मानव हैं या जो पशु पक्षी समाज है, उनके प्रति ये कल्याण की भावना देने में सफल हुआ है। अब ये अलग बात है कि हर सांस्कृतिक विशिष्टता में अतिक्रमण होता है जब एक दूसरे के साथ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न मान्यताओं के, विभिन्न नस्लों के, रंगों के लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो अपनी सांस्कृतिक छाप को छोड़ने की कोशिश करते हैं, और यहां भी हुआ है। वैसे में चाहे हमारे देश में इस्लाम धर्म मानने वाले आए हो, शक, हूण, आर्य भी उसमें है। पहले तो आर्य ही आए, वो अपनी विशेषताओं को लेकर आए। आर्यों के आगमन के बाद ही यहाँ पर रामायण काल और महाभारत काल का जो युग है वो प्रारंभ होता है।
तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको अकबर के जमाने में आपको मिलता है, जहां पर कि उसने सभी धर्मों को एक समान भाव से देखा। और ऐसे राजवंशों का भी यह इतिहास रहा है कि वो अपने जो राज्य की नीति थी, जो दरबारों में जो प्रमुख लोग होते थे, उसमें गायक और संगीतकार, कवि, साहित्यकार, इन लोगों को बहुत आदर दिया जाता था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। शायद इसके पीछे एक ही उनका मंतव्य रहा हो कि वो लंबे समय तक शासन कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको जनता के बीच अपनी बातों को सरलता से, प्रभावी तरीके से समझा सके, पहुंचा सके, ताकि कोई बगावत या कोई अविश्वास की भावना लोक समूहों में न पनपे। मंतव्य चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ये सच है कि इस्लामिक शासकों और बाद के हिंदू राजाओं के दरबार में साहित्य, संगीत और कला को सर्वोच्च स्थान मिला हुआ था। जो हमारे गांवों की जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो आदिवासी जनजातियों की जो सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं, उससे किसी समाज को, भारत जैसे हमारे समाज को मजबूत किया जा सकता है, बशर्ते कि इसमें दूरी है। जो शहरी संस्कृति है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, और जो हम लोगों के जो ग्रामीण, जो स्थानीय ग्रामीण की जो संस्कृति है, और आदिवासियों की संस्कृति एक तरफ, बाकी संस्कृतियां एक तरफ खड़ी नजर आती है। इनके बीच कोई पुल नहीं है। जो संपर्क साधने के प्रयास हो रहे हैं, या तो वे किसी शैक्षणिक परिसर से हो रहे हैं, या सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि सरकारें भी इस पर ध्यान देती ही रहती हैं, लेकिन वो खास मौकों पर, कि वो आदिवासियों के बीच जाकर उनके जैसे वस्त्र पहनकर, उनके जैसे स्वांग रचकर लोग करते रहते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो आदिवासियों के प्रति कितना हमदर्दी रखते हैं और उनके उत्थान के लिए कितने सचेष्ट हैं। लेकिन आज जो धरातल पर काम करने की जरूरत है, विभिन्न प्रदेशों में जो जनजातियां हैं, उनकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उनको आधुनिक समाज के बीच लेकर आना चाहिए। ये सरकार का पहला कर्तव्य है। सरकार इसमें संपर्क पुल का काम कर सकती है, क्योंकि उनके पास संसाधन है, संपर्क के व्यापक माध्यम है। और जब तक हमारे आदिवासी समाज की जो विशिष्टताएं हैं, और जो हमारे आधुनिक समाज
और मध्य का जो ग्रामीण भारत खड़ा है, उसकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं, इन तीनों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। और संगीत कोई भी हो, किसी भाषा का गीत हो, लोकगीत हो, लेकिन जो राग है और जो संगीत है वह सभी की समझ में आता है। भले ही भाषा न आए समझ में, लेकिन राग और संगीत की जो स्वर लहरियां हैं, जो संगीत लहरी है, वो मन के तारों को उलसाती है, लहराती है, और एक आकर्षण पैदा होता है जानने के लिए कि वो किस भाषा में ये प्रस्तुतिकरण हो रहा है। तो सबसे बड़ा शक्तिशाली माध्यम है हमारे भारतीय समाज को ऐक्यबद्ध रखने के लिए, किसी राष्ट्र की अस्मिता को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि लोक गीतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और जो आज के भौतिक जीवन में लोग जी रहे हैं, उनको भी अपने लोक गीतों को श्रवण करना चाहिए, उन पर अपने को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। तय मानिए कि जैसा आप सभी हमारे संभ्रांत विद्वान वक्ताओं ने कहा है कि गीत और संगीत एक मन को शांति देने वाला ही नहीं बल्कि एक उपचार भी है, तो सत्य है। और इसको हम सभी ने महसूस किया होगा कि जो हमें भाषा समझ में आती है, उसके गीत या लोकगीत, साथ में उसका संगीत साज सामान, वो हमें अंदर तक आह्लादित करता है, संतुष्टि देता है, सुख प्रदान करता है, जिससे कि हमारे जीवन में जो तमाम दुश्वारियां हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, उनको वो शमन कर सके। और साथ ही अब ये तो सिद्ध हो गया है कि संगीत भी एक दवा है। जो गंभीर रोगों के रोगियों पर इसका परीक्षण किया गया, ये पाया गया कि संगीत से उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। तो संभवतः मैंने अपनी पूरी बात रख दी है। इसके लिए ताम्रध्वज बोरकर जी, आपका बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही जो हमारे सम्मानित जो अतिथि वक्ता रहे हैं, मोहनलाल मिश्र धीरज एडवोकेट जी, डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी और कौशल मिश्रा जी, हमें तो केवल मोहनलाल मिश्र जी को सुनने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर हमें और भी विचार आप लोगों के जो मिले, ये सौभाग्य है। इसके लिए हम आप सभी का एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय चंद्रशेखर साहब। अब मैं दो पंक्तियां मेरे इससे सुनाना चाहता हूँ आदरणीय चंद्रशेखर जी मोहनलाल साहब के लिए। आदमी ना कद से बड़ा होता है, आदमी ना कद से बड़ा होता है, ना पद से बड़ा होता है, जो आदमी मुसीबतों में खड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। ऐसे हमारे ISMP वेलफेयर चेयर के आदरणीय चंद्रशेखर जी, मोहनलाल साहब और सभी पदाधिकारी हमारे साथ में खड़े हैं।
और आप लोगों ने और आदरणीय चंद्रशेखर साहब ने जो आज का विषय रखा, भारतीय संस्कृति, गीत, लोकगीत व संगीत पर वेबिनार रखा, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और प्रमुख अतिथि के रूप में मोहनलाल धीरज मिश्र एडवोकेट साहब, इन्होंने जो हमको मार्गदर्शन किया और वक्त निकाला, उनका मैं ISMP वेलफेयर चेयर के तरफ से एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह हमारे साथ में जुड़े हुए और राजीव रंजन साहब अरुणाचल प्रदेश से, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह हमारे महाराष्ट्र वर्धा के कौशल मिश्र साहब, इन्होंने भी संगीत और ये जो आज का वेबिनार रखा उसमें मार्गदर्शन किया। मैं उनका भी ISMP वेलफेयर चेयर के तरफ से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। और अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर साहब की अनुमति से आज का वेबिनार समाप्त हुआ, ऐसा घोषित करता हूँ और अपने